आने वाले समय में अयोध्या से कौन सी प्रकाश अब आगे निकले आखिर उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा क्यों? कि प्रभु राम की जो मूर्तियां बनती है उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है। अब अगर अयोध्या में राम विराजते हैं, आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों के दिलों में लाला राम का क्या प्रभाव होगा? जितने भी युद्ध हुए हों, चाहे वो सीमांकन को लेके भले हुए होंगे, लेकिन युद्ध तो ध्वज को लेके हुआ है। क्या राम के संदेश को पुनः ले जाने का प्रयास? हम्म। मोदी जी भी इतनी महान प्रतिभा, सोच और कार्यों के पश्चात भी हम्म। शायद वो एक चीज उनके मन में रह जाएगी। और जब मैं अन्नामलई को देखता हूं तो मुझे भारत का अगला प्रधानमंत्री भी दिखता है। जे साई दीपक को भी लगता है कि अगला गृह मंत्री हम्म। हमारे पास एक जोड़ी तैयार हो रही है। नमस्कार। दरबार में एक बार फिर मैं नरेंद्र पांडे। आज मेरी दरबार में मौजूद है डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी। नमस्कार। डॉक्टर नीरज अग्रवाल पेशे से होम्योपैथी चिकित्सक हैं, तो साथ ही आप अग्रवाल समाज के प्रदेश के महामंत्री भी जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल जी, चर्चाएं जो चल रही हैं इस समय जो है और जो पर बैठे हैं, एक कहते हैं चिकित्सक नब्ज को पकड़ता है और चिकित्सक तन की गंदगी को, तन की दुर्गंध को दूर करता है। लेकिन मन को दुर्गंध की दूर करने के लिए, मन की गंदगी को दूर करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। और अध्यात्म की जब बात आती है, उस दिशा को दिखाने की बात आती है, तो सनातन को, भारतवर्ष को एक मर्यादा के अंदर बांधने के लिए त्रेता युग में एक ही नाम आया था जो आज तक चलता है, वो प्रभु श्री राम है। और उनकी बचपन की रामलला की मूर्ति जल्द ही प्रतिस्थापित होने जा रही है बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में। जी जी। पूरा विश्व देख रहा है और छत्तीसगढ़ में इसकी बात करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि अयोध्या के लाला होंगे, कहीं के राजा होंगे, किसी के लिए मर्यादा होंगे। हम छत्तीसगढ़ियों के तो बिल्कुल भाषा है बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना? बिल्कुल वो तो हमारी बात है। बिल्कुल, तो अब भाषा को जब चर्चा चालू हो, तो अयोध्या का जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से हमारा सनातन को प्रचार पूरी मिल रहा है, आने वाले समय में आप क्या देखते हो, अयोध्या से कौन सी प्रकाश अब आगे निकलेगा? नरेंद्र जी, काफ़ी कुछ तो चल रहा है, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं भी बहुत दिन से देखते-देखते मैंने सोचा कि आखिर रामचंद्र जी, अयोध्या और भारत हम्म। और 500 साल बाद, 500 इसका तात्पर्य क्या है? जी। एक एक साधारण व्यक्ति के लिए एक बहुत धार्मिक हो सकता है, राम उसके आदर्श हैं, राम हम सबके आदर्श हैं। हम्म। वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अयोध्या जो सचमुच में एक यूपी, हमारे देश का जो 26 करोड़ आबादी का देश था, जो अभी हमारे जीडीपी में सेकंड नंबर पे आया है, जिसकी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ा करने का अवसर था, जो हजारों साल से पीछे था। हम्म। छोटे-छोटे राज्य, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र जैसे कुछ 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ की इकोनॉमी 26 करोड़ आबादी के उत्तर प्रदेश से बेहतर थी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक विषय भी है। हम्म। आखिर उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा क्यों? क्या वहां योग्यता नहीं थी? हम्म। सामर्थ्य नहीं था? हम्म। उसके पास एक हजारों साल का एक सनातनी वैभव था। हम्म। मां गंगा जितनी पवित्र और जिस बृहद बड़ी नदी उपजाऊ, उपजाऊ नदी। उसकी सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता शायद पहले के जो शासक थे उनमें नहीं रही। ठीक है। शायद मोदी जी ने इस विजन को देखा हम्म। कि यूपी में ये सामर्थ्य बहुत है। हम्म। आप बनारस को देखिए, उन्होंने जिस तरह से बनारस को इन 10 सालों में प्रयोग किया, हम्म। जिस तरह से उसको रीडेवलप किया, सुंदर बनाया। हम्म। मुझे ऐसा लगता है ये भाषा थोड़ी-सी 19-20 खराब हो सकती है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, दुनिया में मानव का सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर रामचंद्र जी को बनाना, या रामचंद्र जी हैं, हम्म। इसको एक तरह से स्थापित करना, हम्म। ये शायद आज के शासक की एक सोच है। हम्म। क्योंकि अयोध्या वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब मैं अगर आप आपने एक बात जो यहाँ पर शब्द उपयोग की कि पहली बार शायद शब्द आएगा, वो है ब्रांड एम्बेसडर, मानवता के। अभी तक हम ये बात करते थे मानव के मर्यादा के जो प्रतीक हैं,
वो श्री राम है, ये सनातन परिभाषा। आधुनिक व्यापारवाद का युग है, बाजारवाद का युग है, और आपने कहा ब्रांड एम्बेसडर। पूरे विश्व में जिस तरह से अयोध्या को अभी दिखाया जा रहा है, तो राम को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने से भारतवर्ष को और उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा? देखिए, जब हम माओ को पढ़ते हैं, चाइना जो हम्म, 140 करोड़ की आबादी है, लेनिन को पढ़ते हैं, मार्क्स को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें जो दुनिया में बहुत बड़े माने गए, इवन हमारे महात्मा गांधी, हम्म, जिनकी आइडियोलॉजी सोच आज भी दुनिया में है। लेकिन अगर आप बहुत गौर से सोचेंगे तो महात्मा गांधी रामचंद्र जी के एक अंश के रूप में आए। बिल्कुल मान सकते। उनकी जो राम राज्य की कल्पना या उनका जो एक राम को लेकर एक सोच थी, हम्म, वो मानवता में एक राम ढूंढते थे। अब तो स्वयं राम आ गए। हम्म, हम्म, आपके पास गांधी जी तो हैं ही हैं आपके, हम्म, लेकिन आपके पास तो वो पुनः एक बार राम लौटे हैं। हम्म। ये मर्यादा पुरुषोत्तम बोल देना एक हमारा सनातन जो चला आ रहा था, मगर अभी जो कारपोरेट के बच्चे हैं, जो ये हमारी युवा पीढ़ी है, वो मर्यादा को दूसरे हिसाब से देखती है। मर्यादा का एक कल्पना, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि प्रभु राम की जो मूर्तियां बनती है उस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है, वो एग्रेशन क्यों आ गया। मतलब मर्यादा का मतलब क्या, वो दिन भर मुस्कुराते ही रहेंगे? तो वो एक महान राजा भी थे, हाँ, तो वो ऐसा ईश्वर भी थे, एक पिता थे, पति थे, भाई थे, वो एक बहुत बड़े सम्राट थे। तो उनको मतलब कुल मिलाकर के अगर एक कहे, तो मर्यादा तक पहुंचने के साथ साथ में एक अच्छे लीडर थे, उनमें एक अच्छी नेतृत्व क्षमताएं संपूर्णता थी, थी, एक संपूर्णता थी। संपूर्णता थी। संपूर्णता थी, राइट। वो मानव के एक संपूर्ण मानव थे, जिनमें हम्म, हर क्वालिटी थी। हम्म, आपके पास, आपके देश के पास, यूपी के पास आज एक संपूर्ण मानव के रूप में भगवान राम राम आ है। रहे हैं। अयोध्या जैसे जैसे अपने वैभव को प्राप्त करेगी, उससे आपके देश की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए। आप एक बड़ा सा हवाई जहाज बनाकर कुछ हजार करोड़ में बेच सकते हैं या बिक हम्म, सकता है, हम्म, लेकिन राम तो आपको जन्मों जन्मों तक इतना उन्नति और आर्थिक प्रगति देंगे, हम्म, इतना वैभव देंगे, हम्म, जिसकी कल्पना शायद मैं और आप में शायद अतिशयोक्ति होगी, मैं सोच भी नहीं पा ठीक है। रहे। ये शायद उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए एक महानतम उपलब्धियों में एक रूप जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है अब जी। जैसे एक बात समझ में आती है कि श्री राम के आने से मूर्त वहां पे वापस प्रतिस्थापन होने के साथ में एक अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में तो आर्थिक संपन्नता आएगी, कि लोग आएंगे, क्योंकि एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिस तरह से काशी हमने देख लिया। लेकिन भारतवर्ष में विश्व की जो आर्थिक संपन्नता भारत को मिलनी है, जो अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत होनी है, वो कैसी होगी? एक तो समझ, एक बात मैं आपसे सहमत हूं कि वैचारिक रूप से भारतवर्ष अब और मजबूत होगा। जहां तक सनातन की बातें हैं, वो मजबूत होंगी। पूरा विश्व जिस ऊहापोह की स्थिति में भी चल रहा है, युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, अयोध्या में राम जी के बैठने से लोगों को एक बार पुनः शांति का संदेश मिलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक वैचारिक संपन्नता तो आएगी, मगर मेटलिस्टिक की जब बात आएगी, अर्थव्यवस्था की जब बात आती है, आर्थिक संपन्नता, उसमें कैसा योगदान होगा? जैसे वर्ल्ड में भी आप देखते होंगे कि टूरिज्म दो तरह का होता है। एक तो धार्मिक टूरिज्म होता है। हमारे देश का 140 करोड़ आदमी हो या दुनिया का भी और 10 20 50 करोड़ आदमी हो जो धार्मिक टूरिज्म करता है। बिल्कुल। जब हम गंगा जाते हैं, हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। जी। हमारे पास अपने देश में दिखाने के लिए बहुत सारे पर्यटन स्थल तो हैं, हम्म, लेकिन हमारे पास हमारी एक बहुत सुंदर विरासत है, हम्म, हजारों लाखों वर्षों की विरासत है। हम्म, हम दुनिया को इस मामले में बहुत सीवियर तरह से रोक सकते हैं, ला सकते हैं, उन्हें इसका प्रभावित भी कर सकते हैं। हम्म, ये हमारी एक उपलब्धि हो सकती है। तो इस रूप में भी हम उन्हें, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, उन्हें अपने देश में आने के लिए एक तरह से मना सकते हैं, एक तरह से प्रयोजन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक मतलब मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा विश्व को भी आप चलिए, विश्व को भी लेके चलते हैं। अब आते हैं, अभी तक हमने अयोध्या, उत्तर प्रदेश और विदेश तक थोड़ी सी बातों में सीमित थे। हमारे तो भांचा है, जैसा मैंने ही कहा। तो वापस आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें, जो कि राम हमारे लिए भांचा है। तो अयोध्या में
भगवान राम के विराजने से, प्रतिस्थापित होने से, पुनः स्थापित होने से छत्तीसगढ़ में लोगों को क्या फायदा मिलेगा, उनकी बेचारी क्या होगी, यह प्रश्न मैं इसलिए कर पाता हूँ कि आपसे कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और कुछ लोगों की वजह से, समाज सुधारकों की वजह से हमारे आदिवासी भाइयों को हिंदुत्व के रास्ते से किनारे किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल हालांकि जी उतना सफल नहीं हुए। मैं एक जी और इशारा करूंगा, पिछले कॉलम में लिख कहा भी था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो जीत हुई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदिवासी भाइयों का रहा है। और कवर्धा से चला हुआ जो सनातन एक धर्म की जागरण की जो रैली थी, जो दंतेवाड़ा में जाके समाप्त हुई थी और हवन कीर्तन हुए थे, याद आ रहा होगा, उसमें बहुत सारे आदिवासी भाई आकर के बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल और उसका हश्र था कि हम बस्तर भी जीते और सरगुजा भी जीते, फायदा बिल्कुल इसका हमको मिला। अब अगर अयोध्या में राम विराजते हैं 22 तारीख को भव्य स्वागत के साथ में, आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों के दिलों में भांचा राम का, लाला राम का क्या प्रभाव होगा? ये जो बात आती है मेरे को, मैं जब बहुत गंभीरता से अपने प्रदेश को सोचता हूँ तो लगता है हम प्रदेश हमारा सच में सरल था। हम्म। जब हमारे भाषा या हमारे रामचंद्र जी का वनवास था, रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बन रहा था, हम बहुत व्यतीत थे। हम्म। हम सभी ने अपने बहुत प्रयास किए। इवन जब हमारा एक ही राम मंदिर, जो सुंदर सा राम मंदिर रायपुर में बना, हमने बड़ी बड़ी प्रेम जतन से उसको किया। जी। अब ऐसा लगता है कि चूंकि अब स्वयं रामचंद्र जी अपने नए घर में आ रहे हैं, उसका वैभव, उसका कीर्ति पूरी दुनिया में फैलेगी, तो निश्चित है गर्व होगा कि जैसे हमारे अपने ही, हमारी बेटी के बेटे का घर जब बनेगा, नया बनेगा, और दुनिया जब उसके वैभव को गाएगी, उसके नाम को गाएगी, तो अयोध्या का प्रभाव हमारे प्रदेश में बहुत गंभीरता से पड़ेगा। क्योंकि निश्चित रूप से हम शायद दुनिया में, शायद हम ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हम अपने भांजे का पैर छूते हैं। बिल्कुल। हमारे प्रदेश में आज भी, हमारे वहाँ गांव में अगर हमारा भांजा आता है तो हम उसके पैर छूते हैं। ये परंपरा शायद मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने देखा बिहार में भी बेटियां पैर छूती हैं पिता के, लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं। जी। हम अपने भांजे के पैर हर छूते जगह हैं। पैर छूते हैं, बिल्कुल। तो ये जो बात धीरे धीरे हमारे घर जाएगी। हमारे यहाँ एक कहावत है ब्राह्मणों में कि 100 ब्राह्मण खिला लो और एक भांचा खिला लो, एक बराबर होता है, बोले। तो वही मैं बोला, जब मैंने सुना कि यहाँ से 300 टन बहुत सुगंधित चावल भेजा गया, तो आंसू आ गए। हम अग्रवाल लोग इसको मायरा बोलते हैं। अच्छा। हम लोग जो मायरा बोलते हैं, हमारे यहाँ मायरा में जो 300 टन भेजा गया, तो हमको लगा कि शायद कुछ और भी देना चाहिए था। क्योंकि हम लोग सामान्य रूप से, हमारे भांचे का अगर घर बनता है तो हम उतना मायरा लेके जाते हैं जी। या जिसको हम लोग भात भी बोलते हैं, हाँ। इतना लेके जाते हैं कि बेटी के घर में। और एक सामान्य रूप से हम लोग बोलते हैं भात क्या होती है, तो बोलते थे ना, जब बेटी अपना घर बनाती है या अपने बच्चे का विवाह करती है, तो जैसे ही तिथि निश्चित होती है तो बेटी अपने मायके चले जाती है खबर करने कि मैं घर बना ली हूँ या वो कर ली हूँ। तो पूरा अनाज जो होता है ना, वो नाना मामा के यहाँ नाना मामा के यहाँ से जाता है। ये परंपरा होनी चाहिए। और अयोध्या को हमारे सुगंधित चावलों की कभी कमी ना पड़े, इसका हमारा प्रदेश ध्यान रखे, ये सबसे विनती है। हम सब मिलकर ये सब प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से ये चीज होती रहनी चाहिए। चलिए, अब आते हैं राजनीति की ओर, क्योंकि धर्म और संस्कृति के साथ साथ में अगर राजनीति ना हो तो भी समाज उन्नति नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिना ध्वज के आप राज की कल्पना नहीं कर सकते। जितने भी युद्ध हुए हों, चाहे वो सीमांकन को लेके भले हुए होंगे, लेकिन युद्ध तो ध्वज को लेके हुआ है। वही सनातन लेके आगे चल रहे हैं। नरेंद्र जी, मैं आपकी बात काटूंगा। अगर आप सोचेंगे कि बीच में कैसे आप में बोले, तो कई बार ये जब गैर सांप्रदायिक, सांप्रदायिक और संविधान से चलेगा देश, और इसमें जब बात होती है तो मुझे, आप शायद मेरे को करेक्ट भी करिएगा, मेरे को लगता है जिस व्यक्ति का धर्म ना हो, जिस परिवार में कोई धर्म की आस्था ना हो, जिस शासन का कोई प्रतीक या धर्म ना हो, वो अधर्मी हुआ। मुझे जब कोई बोला जाता है मेरे देश तो गैर सांप्रदायिक नहीं हो सकता, या ये एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, मैंने कहा धर्म निरपेक्ष कुछ नहीं होता। ये मेरी बिल्कुल सोच से अलग है। या तो एक तरफ धर्म है या एक तरफ अधर्म है। बिल्कुल। निरपेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष नहीं। आप धर्म में निरपेक्ष कैसे कर सकते हैं? या तो मैं धार्मिक हूं या गैर धार्मिक हूं। या तो मेरा देश धार्मिक ही नहीं है
तो मैं दुनिया भर के जो छोटे-छोटे पर्सनल लॉ बोर्ड और ये और वो वक्फ बोर्ड और हिंदू मैरिज एक्ट और ये फिर मेरे देश में क्यों? हम्म, या मेरे देश में किसी भी धार्मिक संस्था को कोई भी 1% जमीन खरीदने का अधिकार कहाँ से दे दिया? हम्म। जिसमें कोई भी धर्म विशेष का नाम लिखा हो। मेरा देश तो धर्म नहीं, निरपेक्ष मैं है। उसी बात पे आता, बिल्कुल आपका जो मैं भी वही बातें कहना चाह रहा था कि बिना धर्म के, बिना ध्वजा के हम क्या लेके आगे बढ़ेंगे? हमारी पहचान क्या है? धर्मनिरपेक्ष होना, तो यदि आपका धर्म है तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो धर्म है, वही धर्म है, नियम कानून तो वही है। अब आपने वो किया, अब धर्म को रक्षा करने के लिए तो राजनीति की जाती है कि धर्म की रक्षा या अपनी संस्कृति की रक्षा करने का काम राजनीतिज्ञों का है। अब सनातन धर्म से पहचाना जाने वाला भारतवर्ष, उसके सबसे बड़े आराध्य, सबसे प्रमुख प्रणेता जब भगवान राम विराज रहे अपने नए भवन में, और छत्तीसगढ़ का भांचा, छत्तीसगढ़ से यहां भात भी गया, छत्तीसगढ़ की अगर राजनीति की चर्चा ना हो जब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है, वैसे भी भरपूर प्यार छत्तीसगढ़ की जनता राम के सेवकों पर लुटाती आई है, मगर कहीं कभी कभी एक आध थोड़ी सी रह जाती है, शायद दे देते हैं दूध भात में। अब की बार क्या होने के चांसेस है? नहीं, मुझे वही लग रहा था, पिछली बार तो 2 जगह हो गया था। दूध भात दे दिए थे। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हर एक ने ये एक सामान्य जब मैं क्लिनिक में भी बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामान्य चर्चा भी करते हैं, तो सबके मन में रहता है एक टर्म मोदी जी के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्र के लिए। जैसे घर तो बन गया, उसका इंटीरियर बाकी रह गया। इंटीरियर बाकी है। शायद एक टर्म मोदी जी के लिए बहुत जरूरी है। हम तो चाहते हैं मोदी जी जैसा प्रतिभावान या पर चलो ज्ञानवान। एक, अब आपने यहां से किया तो मैं बात को काट रहा हूं जल्दी में। 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं, एक भागीरथी प्रयास है, और मैं आपको याद दिलाऊं, आपको भी याद होगा, आप मेरे सीनियर रहे हैं, बस कॉलेज की समय की बात है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, 415 के आसपास की कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, और भाजपा की 2 लोकसभा में। बाबरी मस्जिद गिरा, राम मंदिर बनने की आश जागी, 415 से गिर गई कांग्रेस, अल्पमत में आई, और भाजपा 2 से 85 सीट पे गई। अब जब राम मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो एक हिंदुत्ववादी, प्रखर हिंदुत्ववादी ने पार्टी होकर के आगे बढ़ती है, हम मतलब भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़ती है तो वह केवल दक्षिण के क्षेत्र होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी, उत्तर, उत्तर पूर्वी, ये सारे इलाकों पे एक बार अपनी पैठ बना ली है। अब आज की डेट पे देखिए, मगर दक्षिण अभी भी अभेद है। अयोध्या से राम निकले थे, यही दंड कारण होकर के चले गए, लंका जीत करके वापस आए थे, और इस दौर में रामेश्वरम का मंदिर बनाया था। क्या राम के संदेश को पुनः ले जाने का प्रयास? मैं कई बार इस बात पे बहुत गंभीरता से सोचता हूँ खाली बैठ के भी कि साउथ में क्यों नहीं जाती। साउथ तो हिंदुत्व को बहुत अच्छे से मानता है। बिल्कुल सनातन कुल। नॉर्थ से बेहतर मंदिर, बेहतर व्यवस्था, बेहतर आचरण, और उनके फिल्म स्टार्स देखो, उनके निजी जीवन के आचरण देखो, वो बहुत अच्छे से मानते हैं। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को वहां बढ़ने नहीं देता। मैंने बहुत गौर से देखा, शायद भारत में, शायद ये मेरी सोच हो सकती है, मेरे को लगता है एक इंदिरा जी को, मैं ऐसा लगता है, जो पूरे देश में, मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर कोई एक्सेप्ट की गई एक राजनेता रही तो शायद इंदिरा जी रही। बिल्कुल। उनकी मृत्यु के पश्चात राजीव जी को उसका लाभ तो मिला, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के कभी नहीं बन पाए। और कहीं ना कहीं ये मेरे मन में टीस रह भी जाएगी शायद, मोदी जी भी इतनी महान प्रतिभा, सोच और कार्यों के पश्चात भी शायद पूरे एक राष्ट्र के नेता बन पाने में, शायद अगर उनको, मेरे को लगता है कि वो भी जीवन का आकलन करेंगे, शायद वो एक चीज उनके मन में रह जाएगी कि सब कुछ करने के बाद भी मुझे साउथ ने क्यों नहीं इतना हायर एक्सेप्टेंस किया
जितना मुझे नॉर्थ ने किया। शायद ओके, ये एक विषय बिल्कुल। मगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस पे रहती है और 400 पार का आंकड़ा चाहिए, यानी करीबन 2.5% वोट का स्विंग चाहिए है। मेरा जो प्रश्न है आपसे, उसको आप एक बार फिर से सोच के देखिए, क्या अयोध्या में रामलला के बैठने के बाद दक्षिण भारत में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, खास करके वे जगहें जहां पे राम के मंदिर हैं? और अभी जो हमारी एक चर्चा हो रही थी ऑफ द कैमरा, एक बात हम कर रहे थे अन्नामलाई जी का, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बनने नहीं, से। मैं बिल्कुल आपको जो बोला था कि मैं अभी बहुत फॉलो करता हूँ हाँ जे साईं दीपक जो आंध्रा में आए हैं, जी। तेलंगाना में, और अन्नामलई को जो तमिलनाडु में लाए। मैंने हम्म, उनके बारे में बहुत स्टडी किया, देखा। वो बहुत बहुत बेहतरीन आईपीएस अफसर है। हम्म, बहुत ही कमजोर क्षेत्र से उठ के वो तमिलनाडु में आए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सोच भी होगी कि बीजेपी थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रही है। हम्म, इस साल मुझे, अगर आप बोलेंगे कि क्या सचमुच में 146 सीटों में अभी केवल हम्म, 28 सीट है, तो क्या इसमें कोई बढ़ोतरी होगी? हाँ। तो मुझे नहीं लगता इस बार बीजेपी थोड़ा बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाली है साउथ में, मुझे नहीं लग रहा। हम्म, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत खूबसूरत शुरुआत साउथ में कर दी है। हम्म, और मुझे लगता है चाहे तेजस्वी सूर्या हो, हम्म, चाहे अन्नामलई हो। हम्म, सूर्या अगर कर्नाटका से हैं, हम्म, अन्नामलई तमिलनाडु से तमिलनाडु हैं, में। जे साईं दीपक अगर आंध्रा और तेलंगाना को देख रहे हैं। हम्म, अगर आप इन तीनों को देखें तो ये बीजेपी की बहुत सुंदर भविष्य की पौध है। और जब मैं अन्नामलई को देखता हूं तो मुझे भारत का अगला प्रधानमंत्री भी दिखता है। क्या बात है। अगर जे साईं दीपक जो बहुत अच्छे एडवोकेट है हम्म, और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे केस लड़े, और शानदार उनकी सोच, कार्य करने की शैली, उनका ईमानदारी अद्भुत है। मुझे कई बार उनके चेहरों में ना भारत का। आपने जो ये बातें बोल दी और ये कहीं वीडियो पहुंच जाता है तमिलनाडु में, तो भी 2% वोट सिंह हो जाएगा। आप अन्ना मलाई को बोल रहे हैं कि मुझे भविष्य का मैं प्रधानमंत्री दिखता है। अन्नामलई को देखता हूं तो मुझे, मैं, नरेंद्र जी आप इसको समझे कि अन्नामलई को आप सुनिए, हाँ, उनके इंटरव्यूज लगे कि लगता है कि नहीं तो ये मैं वही तो बता रहा कि कि अभी तमिल को नाराजगी किस बात की थी, इसी बात की तो नाराजगी थी। मुझे लगता है कि शानदार इंसान जो देश के लिए, शायद हमारे लिए सबके लिए एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन का, उनका जो 12-13 साल का एक ट्रैक है हम्म, एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में नॉर्थ में उन्होंने काम किया, बेहतरीन है। उनके कार्य करने की शैली अद्भुत है। जितना हम्म, उनको फॉलो करो, जय साई दीपक को भी लगता है कि अगला गृह मंत्री, हम्म। हमारे पास एक जोड़ी तैयार हो रही है। हमारे पास एक मोदी और शाह जी का पुनः एक। कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, हाँ। जो जय साई दीपक और अन्नामलई के रूप में आएगा। और सभी हमारा देश संपूर्णता से विकास करे। कश्मीर भी उतना खूबसूरत हो जितना हमारा कन्याकुमारी हो, जितना हम गुजरात को लेकर प्राउड महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य हैं वो उतने से रहें, और हम संपूर्णता में विकास करें। यही हमारे देश की सोच होनी चाहिए। और शायद जो प्रयास बीजेपी कर रही है, या जो एक प्रोसेस है, अगले 15-20 सालों में हमें एक बहुत खूबसूरत, और इस लड़ाई के बाद साउथ नॉर्थ और इसके बाहर निकल के जाति जनगणना और वो ये जो डिफरेंस करना पड़ता है वो बार बार हिंदुओं में कि हम्म, तुम तो आदिवासी हो, तुम तो दलित हो, तुम तो, इसको शायद हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और हम्म, हमारी नई पीढ़ी इतनी बुद्धिमान और व्यक्तित्व मजबूत वाली होगी कि वो अच्छे इंसान को चुनेगी, अच्छे राष्ट्र निर्माता को चुनेगी, ना कि किसी जाति को देखकर, गणित को देखकर उसको वोट करेगी। आशा करते हैं इस बार तो शायद, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी खूबसूरत तस्वीर साउथ से आने वाली है जैसे नॉर्थ में, लेकिन एक अच्छी शुरुआत जरूर होगी। तो एक अच्छी 400 पार हो जाएंगे। उम्मीद है। उम्मीद है। अभी 28 सीट है। अगर आप 50 के आसपास भी इस बार अगर आ जाते हैं हम्म, तो आपके 400 के आसपास पहुंचने का एक जो टारगेट है